हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तारीखी इकबाल चौक और उस पर मौजूद हजारों हजार नौजवान साथी बुजुर्ग, मुझे दूर से सुन रही मेरी माएं बहनें, सबको सलाम करता हूं। लंबे अरसे के बाद आपके बीच में हाजिरी हुई है। यहां मौजूद रिंकू टाक साहब, परवेज सलामत साहब, मोइन अंसारी साहब, इस्माइल अंसारी साहब, डॉक्टर फरीद काजी साहब, राकेश खत्री साहब, इकबाल मीर साहब, दुर्गेश शर्मा जी, शैली पीर साहब, मुन्ना पहलवान साहब, डॉक्टर एडवोकेट आसिफ शेख साहब, डॉक्टर एसएम तारिक साहब, डॉक्टर इमरान खान साहब, जौहर साहब, हुमैर काजी साहब। अब जो जहां खड़ा है थोड़ी देर के लिए ऐसे खामोश हो जाइए जैसे आजकल अडवाणी जी खामोश रहते हैं। बस थोड़ी देर, मैं तकरीबन 20 मिनट आपके बीच में हूं, 25 मिनट, और मैं चाहता हूं कि उस वक्त में मुझे संजीदगी से सुने आप सारे लोग। मैं लंबे अरसे के बाद आपके बीच में आया और आपसे ये कहने आया हूं कि मैं परसों जबलपुर में था, उससे पहले तेलंगाना में था, हैदराबाद में, और उसके बाद यहां आया हूं, यहां से फिर तेलंगाना चला जाऊंगा। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूं, खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। बुरहानपुर वालों, आज आखिरी दिन आपके बीच में आया। पहले आने के लिए दावत थी, कई बार आने की तरतीब बनी, लेकिन आज आखिरी दिन आया क्योंकि मैं भी जायजा ले रहा था कि बुरहानपुर करने क्या जा रहा है, कौन सी क्रांति करने जा रहा है। तकरीरें सुन रहा था, जज्बाती नारे सुन रहा था, और फिर मुझे आखिर में लगा कि नहीं, मुझे जाना ही चाहिए। वो राज साहब का शेर है ना कि लाल नीले कई रंगों के अलम आएंगे, और आखिर में यही होगा कि हम आएंगे। बुरहानपुर वालों, आप मुझे मेरी शायरी के हवाले से जानते पहचानते हैं, लेकिन इन 5 सालों में एक इजाफा यह हुआ है कि आपका वो शायर जिसके लिए आप दुआएं करते थे, जिसे नज़्में सुनकर के आपने किन्हीं मासूम लम्हों में उसकी सलामती की दुआएं की, आपकी दुआओं ने उसे सिर्फ शायर नहीं रखा बल्कि उसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके बिठा दिया। और संयोग भी ऐसा है, इत्तेफाक भी ऐसा है कि मुझे जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मौका आया तो मैं कहीं और से नहीं बना, बल्कि आपके 10 किलोमीटर से जहां का बॉर्डर शुरू होता है, महाराष्ट्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके पार्लियामेंट में पहुंचाया गया। इससे बुरहानपुर और महाराष्ट्र बिल्कुल बॉर्डर पे है, बहुत करीब है। मुझे आपके बीच में हाजिर होना पड़ा। मैं यहां आपसे ये कहने आया हूं कि मेरे भाई, पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में खड़े होकर के मध्य प्रदेश का कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए, हर सर्वे क्या कह रहा है कि पूरे सूबे को मामू बनाने वाले मामा जा रहे हैं, जा रहे हैं, कोई ताकत अब उन्हें रोक नहीं सकती। कल प्रधानमंत्री जी ने इंदौर में रोड शो किया और वो इतना फ्लॉप शो था कि उससे ज्यादा भीड़ तो आज बुरहानपुर के इस चौराहे पर मौजूद है। मामा की विदाई तय है, मामा जा रहे हैं, और कांग्रेस कम से कम 150 सीटों के साथ यहां हुकूमत बनाने जा रही है। मैं इसलिए भी आया, मेरे आने का मकसद बड़ा। मैं यहां इसलिए आया हूं बुरहानपुर वालों कि जब सरकार बनने जा रही
भागीदारी तय करने के बजाय मैंने सुना है कि मेरे कुछ नौजवान दोस्तों को जज्बाती बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आओ ये कर दें वो कर दें। बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही हैं। ये बताया जा रहा है कि हम बुरहानपुर को तो हैदराबाद बना देंगे, यही कहा जा रहा है। वही हैदराबाद जहां 77,000 एकड़ वक्फ की जमीनों में से 57,000 एकड़ जमीनें लूट ली गई, बेच दी गई, आप वो बनाना चाहते हैं? आप वो बनाना चाहते हैं जहां ओल्ड हैदराबाद में डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ तकरीरें हुई? कभी हबीब जालिब ने कहा था कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। मैंने सुना कि नारे लगवाए जा रहे हैं, मजहबी नारे। मैं दानिश्वर लोगों के बीच में खड़ा हूं। बुरहानपुर वालों, अपने मजहबी नारों को सियासी जलसों में लगाना बंद करो, वरना इतना बड़ा नुकसान है कि आने वाली नस्लें उसका भुगतान नहीं कर पाएंगी। सियासत अलग चीज है, मजहब अलग चीज है। जब तुम यही तवक्को भाजपा से करते हो तो फिर किसी और से क्यों उनके साथ शामिल होते हो? यही तवक्को तो भाजपा से करते हो ना कि भाजपा धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करती है, तो जो मजहब का इस्तेमाल सियासत के लिए कर रहे हैं उनके साथ कैसे खड़े हो गए आप लोग? कहां चली गई समझदारी? मेरे भाई मैं ये कहने आया हूं कि हुकूमत बनने जा रही है। मैं जानता हूं आपकी नाराजगी थी, एक मकाम पर कहीं आपका गुस्सा सही भी हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन टिकट सिर्फ विधानसभा का नहीं होता है, और भी टिकट होते हैं, और भी टिकट होते हैं। यहां आकर के आपके बीच में कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने दिया क्या आपको, अक़लियतों आपको दिया क्या 70 साल में? यही सवाल तो मोदी जी भी पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने दिया क्या, और यही सवाल वो वाले लोग भी आजकल पूछ रहे हैं। कितनी सिमिलरिटी है, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, कभी गौर किया? वो जमील का शेर है कि किसी का जलवे रंगी तखय्युलात में है, चराग बन के कोई जिंदगी की रात में है, बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। मुझे पता है, मैं यही तो कहने आया हूं आपसे। किसी का जलवे रंगी तखय्युलात में है, चराग बन के कोई जिंदगी की रात में है, बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत, याद है ना? फिर सदर साहब ने क्या नारा दिया कि कांग्रेस तो म्यूजियम में रखने की चीज है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 लाख सबके खाते में आएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। कोऑर्डिनेशन समझना। फिर सदर साहब ने क्या कहा कि मैंने तो एक दिन में 15 बोतल खून दान किया। वीडियो देखा कि नहीं देखा, देख लेना। 15 बोतल खून दान किया। फिर वो एक नए नवेले प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा 15 करोड़ है। ये 15 का जो रिश्ता है ना, वो मोदी जी जो कहते हैं उसी को 15 करके आगे बढ़ाया जाता है। यहां आए हैं भाजपा को हराने, नारा यही है ना कि हम भाजपा को हरा देंगे। मैं तो बुरहानपुर में खड़ा होकर के ये कहता हूं कि मेरे भाई, आप बुरहानपुर में भाजपा को हराने की बात करते हैं, लेकिन हैदराबाद में जहां आपका दारुस्सलाम है, उस हैदराबाद में जहां दारुस्सलाम है, उस असेंबली का नाम गोशा महल है, वहां का विधायक भाजपा का है जिसका नाम राजा सिंह है। पहले उसे हरा लीजिए, फिर यहां आकर के हराने की बात कीजिए। और वो किस तरह के भाषण देता है सुनाओ। अल्लाह के रसूल की शान में कैसी बातें करता है, गालियां देता है। लेकिन मजे की बात यह है बुरहानपुर वालों की, उसे हराने की कोशिशें तो छोड़ो, उसके खिलाफ कैंडिडेट तक नहीं देते, उसके खिलाफ कैंडिडेट तक नहीं देते। नहीं दिया है, इस बार उठा के चेक कर लीजिए, नहीं दिया। मैं हैदराबाद में ही था, अभी हैदराबाद से ही लौटा हूं, फिर हैदराबाद जाऊंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि हां, गुस्सा होना चाहिए। आपका गुस्सा एक मकाम पे, मैंने कहा ना, हो सकता है सही भी हो, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने
पिछले 70 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों को, अक़लियतों को दिया ही क्या है? मैं बताता हूं क्या दिया है। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है कि जब बंटवारे के वक्त दोनों तरफ लहू लहू मंजर थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे बढ़े और उन्होंने मौलाना आजाद को अपने सीने से लगाया और देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने रफी अहमद किदवई साहब बड़े नेता को इस देश का पहला कृषि मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है बुरहानपुर वालों जिसने अब्दुल रहमान अंकुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने सलमान खुर्शीद साहब को इस देश का विदेश मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने ए के एंटनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने ज्ञानी जैन सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। और तो और वो कांग्रेस पार्टी है जिसने एक दिन खामोश से रहने वाले सरदार मनमोहन सिंह को उठाया और उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। अक़लियतों का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता है। अक़लियत में 6 कम्युनिटीज आती हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध। मुल्क सबसे मिलकर बनता है। मेरे भाई, मैं नहीं आता, यकीन जानिए मैं नहीं आता। अगर मुझे यह इल्म हो गया होता या मुझे यह सर्वे में पता चल जाता या फिर मैं इस बात की पुख्तगी कर लेता कि कहीं कुछ मामला बनने जैसा है तो मैं नहीं आता। बमुश्किल 8,000, 10,000, 15,000 वोट काटने की बात है बस। पिछली बार शेरा जी कितने वोट से जीते थे? अब सोच लो, अगर उसी में से 5-7, 10,000 वोट काट लिया तो क्या होगा? नुकसान होगा ना, बड़ा नुकसान होगा। उस नुकसान को हम झेल रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, हम झेल रहे हैं। हमने देखा है कि कैसे 2-2 हजार वोट काट करके किस तरह से सेकुलर पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाया गया। हमने देखा है बिहार में किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया। और एक बड़ी बात कहता हूं कि हुकूमत बन रही है, हुकूमत में भागीदार बनो। आपको नए झंडे उठाने का बहुत शौक रहता है। हमारी कौम का अजीब मिजाज है, बागी है ये कौम, मैं जानता हूं, लेकिन इसे समझाना पड़ता है तो समझती भी है। मेरे भाई, नए झंडे उठाने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने जा रहा है। वहां भी सिर्फ तकरीरें हैं, तकरीरों के अलावा कुछ नहीं है, झूठी तकरीरें हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैंने कहा ना, वो कांग्रेस पार्टी है कि एक ऐसे वक्त में जब लोग आपकी परछाई से दामन बचा रहे हो, आपके लिए लड़ने वाले, आपके लिए बोलने वाले, आपके लिए जूझने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को उठाया और देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के बिठाया। और वह आ जाकर के कह रहे हैं कि कांग्रेस ने दिया ही क्या है। मेरे भाई, घर में नाराजगी हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, नाराजगी होनी भी चाहिए, अपने हक के लिए मांगना भी चाहिए, जिद भी करनी चाहिए, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली नहीं बन जाना चाहिए। इतना तो समझदारी दिखानी पड़ेगी। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि हुकूमत बनने जा रही है, तो आप भी मान रहे हो ना कि हुकूमत बनने जा रही है। यहां बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो कांग्रेस पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं। कुछ ऐसे भी नौजवान साथी होंगे जो इत्तेफाक ना भी रखते होंगे, मैं उनसे मुखातिब हूं। और जहां मेरी आवाजें पहुंच रही हैं, वो मेरे नौजवान जो जज्बाती नौजवान हैं, जिनके लिए मिल्लत का दर्द बहुत बड़ा दर्द है, मैं उनसे खास तौर से मुखातिब हूं कि दे लेना मुझे सोशल मीडिया में गालियां, कर लेना मेरे खिलाफ फेसबुक पर जितने पोस्ट करने हो। मैं तो 2017 से नामदेव से झेल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। मैं जानता हूं नुकसान क्या किया जा रहा है, मैं जानता हूं कि क्या नुकसान किया जा रहा है। और एक बात और सुन लेना, अगर सरकार ना हो, अगर सरकार आपकी अपनी ना हो, तो पूरे मुल्क में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर दमदार विधायक ना हो तो थाने से मोटरसाइकिल नहीं छुड़वा सकता, तकरीरें कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले। इसलिए सरकार के भागीदार बनो, सरकार के भागीदार बनो। मैंने शायरी ही नहीं की है, मैं खड़ा रहा हूं, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं।
जो डटे हुए हैं वहां पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं जिस दिन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गया, यहां बुनकर बड़ी तादाद में बैठे हैं। मैं पहले आना चाहता था बुनकर सम्मेलन करने के लिए, भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन करने के लिए, लेकिन तरतीब ऐसी नहीं बन पाई कि आ सका। पूरे मुल्क में जिस दिन मैं पार्लियामेंट पहुंचा, मैंने ऐसा किया कि मैं पार्लियामेंट में खड़ा होऊंगा तो पहली तकरीर जो करूंगा वो जामिया के लिए, अलीगढ़ के लिए और स्टूडेंट्स के लिए करूंगा। मैंने किया। मैंने दूसरा है किया था कि जब मैं खड़ा होऊंगा पार्लियामेंट में तो मैं अपने बुनकर भाइयों के लिए बोलूंगा। मैंने उनके लिए आवाज उठाई। सुन लेना यूट्यूब पर वो तकरीर, सुन लेना। मैंने अहद किया था कि मैं नजीब की मां के आंसुओं को लफ्जों में ढाल के पार्लियामेंट में बोलूंगा। मैंने बोला, मैंने की है वो तकरीर। मैं जानता हूं कि जहां बोलना जरूरी है मैं वहां बोलूंगा, सुना दूंगा, नज़म भी सुना दूंगा, सब कुछ करूंगा इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ सांसद बन के नहीं खड़ा हूं, मैं पहले शायर हूं, बाद में सांसद हूं, वो सब भी करूंगा, लेकिन अगले 10-15 मिनट खामोशी से आप मुझे सुनेंगे। मैं ये कहने आया हूं मेरे भाई की सरकार बन रही है, कोई दो राय नहीं है। अब तो प्रधानमंत्री का इंटरनल सर्वे भी, भाजपा का इंटरनल सर्वे भी कह रहा है कि 150 से आंकड़ा पार होने जा रहा है, क्योंकि ये जो भाजपा की सरकार थी ये अवाम ने नहीं बनाई थी, ये लोकतंत्र को, जमहूरियत को लूट के बनाई गई सरकार थी। इसलिए अवाम अब बदला लेने के मूड में है, लुटेरों से बदला लेना चाहती है मध्य प्रदेश की अवाम। हमारी आंखों ने देखा है कि किस तरह से उज्जैन में एक बिटिया 8 किलोमीटर पैदल टहलती रही क्योंकि उसके साथ बलात्कार हुआ था और कोई उसे पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। और ये लाडली बहना का नारा लगाने वाले मामा कहां गायब थे पता भी नहीं। हमारी आंखों ने वो मंजर भी देखा है कि किस तरह से दलित भाई आदिवासियों के साथ अत्याचार के नाम पर पेशाब तक किया गया इसी मध्य प्रदेश में। हमारी आंखों ने तमाम मंजर देखे हैं, लेकिन मेरे भाई पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। मैं कुछ कहने आया हूं आपसे, नाराजगी अपनी जगह, लेकिन होके मायूस न यूं आंगन से उखाड़ो पौधे, होके मायूस न आंगन से उखाड़ो पौधे। धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। हालात बदलने जा रहे हैं, हालात बदलने जा रहे हैं। शायर हूं, मेरी जबान कभी कभी कबूल हो जाती है। मैं यहां सिर्फ एक विधायक के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं एक मंत्री के लिए वोट मांगने आया हूं। कल को कैबिनेट बनेगी तो डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर सच में डेवलपमेंट चाहते हैं या फिर सिर्फ जज्बाती होना चाहते हैं, दोनों का फर्क तो आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। मैं आपसे बहुत बड़ी बात कहने चल रहा हूं। तकरीरें अपनी जगह, लेकिन याद करो वो दिन 2022 7 सितंबर का, वो दिन जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पे खड़ा हुआ एक शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, वो नफरत को कम करने के लिए एक यात्रा लेके निकल रहा था। उस यात्रा का क्या नाम था? भारत जोड़ो यात्रा। किस चीज के खिलाफ? नफरत के खिलाफ। नफरत का सबसे ज्यादा नुकसान कौन झेल रहा है? कौन झेल रहा है? आप झेल रहे हो, हम झेल रहे हैं ना। नफरत को कम करने के लिए कितने किलोमीटर? 4000 किलोमीटर पैदल चला वो शख्स, 4000 किलोमीटर। मैं उनके साथ खड़ा था। मेरे एक मीडिया के साथी ने कहा, इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप इस यात्रा में राहुल जी के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। 4000 किलोमीटर अपने पैर की छालों की परवाह किए बगैर राहुल गांधी चलते रहे। नारा क्या था? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। वो नफरत कम होगी तो फायदा किसका होगा? अमन सुकून होगा तो किसका फायदा होगा? मेरे भाई, इस बार खतरा बहुत बड़ा है। इस बार खतरा आईन पर है, इस बार खतरा जमहूरियत पर है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बदलने की साजिशें हैं, उसको पामाल करने की साजिशें हैं। हद तो यह हो गई है कि नई पार्लियामेंट बनी तो सुना ना किस तरह से गाली दी गई पार्लियामेंट के अंदर। जुल्म के कद तलक आ पहुंची है, आखिरी हद तलक आ पहुंची है। वो जो नफरत की गली कूचों में अब तो संसद तलक आ पहुंची है। मेरे भाई, हमारे कानों ने सुना है वो गालियां। इसलिए मैं कहने आया हूं आपसे,
ये इलेक्शन सिर्फ मध्य प्रदेश में हुकूमत बदलने का इलेक्शन नहीं है बुरहानपुर वालों, ये 2024 का सेमीफाइनल है। अपना मकसद बड़ा करो, अपनी सोच बड़ी करो। एक विधायक चुनने का इलेक्शन नहीं है ये 2024 में दिल्ली में सरकार बदलने का सेमीफाइनल है। और अगर चूकोगे तो नुकसान होगा, पछताओगे। मैं इसलिए आपके सामने अपना दामन फैला के ये कहने आया हूं कि सरकार बनने जा रही है, सरकार बनने में भागीदार बनो। आपकी जो नाराजगी है वो सबके नॉलेज में है, एक एक नेता के नॉलेज में है। मेरी सबसे बात हुई है और मैं वादा करता हूं बुरहानपुर वालों कि उसकी भरपाई भी की जाएगी। सरकार बनने दीजिए, इस बुरहानपुर को कुछ ऐसा दिया जाएगा कि बुरहानपुर भी कहेगा कि हुकूमत में उसकी जोरदार भागीदारी है। ये मैं आपसे वादा करता हूं। आपने मुझे अपना नुमाइंदा बना करके, आपने अपनी मोहब्बतों के बदौलत मुझे पार्लियामेंट में बैठाया है, अखिलेती सेल का माइनॉरिटी चेयरमैन, नेशनल चेयरमैन बनाया है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जिस दिन आपके मसलों पर लड़ने की जरूरत पड़ेगी, मैं आपके पाले में खड़ा नजर आऊंगा, सियासत के पाले में खड़ा नजर नहीं आऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। मैं इसलिए कहने आया हूं मेरे भाई कि सुरेंद्र जी चुनाव जीत रहे हैं। थोड़ी सी अगर कोर कसर रह गई तो अगले 5 साल कितना पछताना पड़ेगा, सोचा है? तो कोर कसर मत छोड़िए। वो जो तकरीरें करने वाले आए हैं ना, उनको लगता है कि बस दुनिया उन्हीं की वजह से चल रही है। कई जगह पर तो जाकर के मैंने सुना कि उनके एक मुकर्रिर साहब कह रहे थे कि इमरान प्रतापगढ़ी मेंबर आप पार्लियामेंट बने हैं तो हमारे वोट से बने। मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र में 44 एमएलए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को इलेक्शन में 44 विधायकों के 44 के 44 वोट मिले थे। वो एक परिंदा होता है, जानते हैं? जब वो रात में सोता है तो दोनों टांगे ऊपर कर लेता है। आप गूगल कर लीजिएगा, उसका नाम पता नहीं लग जाएगा, मैं नाम लूंगा नहीं। जानते हैं ना, वो दोनों टांगे ऊपर कर लेता है। नासिर बैठा है, इस बात को जानता है। जानते हो क्यों कर लेता है? उसे लगता है कि रात में जब आसमान टूटेगा तो मैं अपनी टांगों से आसमान रोक लूंगा। उसे लगता है कि दुनिया चल रही है तो मेरी वजह से चल रही है। नहीं भैया, आपकी सिर्फ तकरीरें चल रही हैं, आपका सिर्फ धंधा चल रहा है, आपकी सिर्फ दुकान चल रही है। मैं जानता हूं जितना हमला उनको बीजेपी पे करना था, उससे ज्यादा कांग्रेस पे हमला। कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे मेरे भाई, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? यही सवाल तो नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। उस दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के मोदी जी कह रहे थे, बताइए कांग्रेस ने 70 साल में आपने क्या किया? खड़गे साहब मुड़े, बोले इमरान मत बताना, बता दोगे तो ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। ये भाजपा के लोग हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं, 70 साल का हिसाब मांगते हैं। बुरहानपुर वालों, बुरहान हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। बताना मत, वरना ये उसको भी बेच देंगे। और एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, आपकी तालियों का शोर जाएगा दिल्ली तक, मैं जानता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। 70 साल का हिसाब मांगती है। वहां भी सिर्फ भाषण है, वहां भी सिर्फ नारे हैं। पैर धोएंगे मामा जी, मैंने देखा पैर धोएंगे। प्रधानमंत्री जी रोहित वेमुला का जब मामला आया तो रोने लगे, जज्बाती हो गए। तो मुझसे पत्रकार साथी ने कहा कि इमरान साहब आज तो प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा वो किसी का शेर है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कदर करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। झूठों की सरकार है भोपाल से लेकर के दिल्ली तक। बुरहानपुर वालों, इन सरकारों को बदलने का वक्त है। कौन बदलेगा? कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कांग्रेस लड़ रही है। बाकी सब भाषण दे रहे हैं, कांग्रेस जमीन पे लड़ रही है। 4000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? पैदल 4000 किलोमीटर। मेरे पैर के 10 जो उंगलियां हैं, इनमें से एक में भी नाखून नहीं बचा।
बचा था, जबकि मैं पूरा 4000 नहीं चला था, बल्कि तो 2500 किलोमीटर ही चला। सोचिए राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चलता रहा वो शख्स, सिर्फ इसलिए क्योंकि नफरत कम हो जाए। मेरे भाई, आप तो इस बात पर यकीन रखते हैं